Hello my superstars, welcome back to my YouTube channel Study at AMK. This is Kavita, your favorite educator. तो आज हमने क्या लिया है आपके लिए, यू कैन सी हियर कि हम ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। सेशन में हम कंप्लीटली जानेंगे ओशंस के बारे में और कॉन्टिनेंट्स के बारे में। सो आप हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो को देखना, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हमने इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में जान पाओगे। और साथ साथ आपको हमारे सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते हुए चलना है। ठीक है, आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे कोड दिया है, हम इस कोड को देख लेते हैं कि एक्चुअली में इसमें क्या दिया है। यू कैन सी हियर द ओशन इज एवरीथिंग, यानी कि जो महासागर है, ओशन क्या होते हैं, महासागर होते हैं, वही सब कुछ है। ठीक है, इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब, यानी कि 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब का ये कवर करते हैं। अगर हम पूरे अर्थ को इस तरह से 10 पार्ट में डिवाइड करें तो उसमें से जो 7 पार्ट होगा वो क्या होगा, वो ओशंस होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, इट्स ब्रेथ इज प्योर एंड हेल्दी, इसकी जो ब्रेथ है वो कैसी है, हमारे लिए प्योर है और हेल्दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पॉल्यूशन देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, आगे देखें, इट इज एन इमेंस डेजर्ट, यानी कि ये एक निर्जन जगह, यानी कि कैसी निर्जन जगह होती। ठीक है, वेयर मैन इज नेवर लोनली, यहाँ पे इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकता। क्यों? फॉर ही फील्स लाइफ स्टेयरिंग ऑल अराउंड। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने आस जीवन का अनुभव करते हैं, हम अपने आसपास जीवन को देखते हैं। ठीक है, द ओशन इज द वास्ट रिजर्वियर ऑफ द नेचर। अगर हम देखें, ओशन क्या होते हैं, वो बहुत बड़ा भंडार होते हैं। किसका? बहुत बड़ा भंडार होते हैं नेचर का। द ग्लोब बिगिंस विद द ओशन, कहा जाता है कि जो जीवन है, जो संसार है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से जो देखा जाए तो उसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो ओशन से मानी जाती है। ठीक है, यानी महासागरों से मानी जाती है। सो इट स्पीक एंड हु नोज इफ इट विल नॉट एंड विद इट, और क्या जाने कि हमारा अंत भी इसी में हो। ठीक है, तो ये कोड किसका है, जूल्स वेरिन का। अब हम यहाँ देखते हैं कुछ बिग क्वेश्चंस के एक्चुअली में इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है। तो यहाँ आप बिग क्वेश्चंस में देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। हम जानेंगे ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि अर्थ के ऊपर हमें कितने ओशंस और कितने कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन व्हाट वेज डू ओशन एंड कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि किस तरह से ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो अर्थ पर हमारे जीवन को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द ह्यूमन लाइफ, यानी कि हमारे जीवन को भी किस तरह से इम्पैक्ट वो करते हैं, ये भी हम इसमें जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहां सबसे पहले हमें दिया है द अर्थ इज ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, वाई अर्थ लुक्स ब्लू, अर्थ हमें ब्लू नजर क्यों आती है। इससे पहले आप ये देखिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो अर्थ है वो हमें ब्लू नजर क्यों आता है नजर। नाउ अब देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो स्पेस से देखने पर हमें कैसी नजर आती है। यू कैन सी कि जो हमारी अर्थ है वो स्पेस से देखने पर हमें कुछ इस तरह से डार्क ब्लू कलर की नजर आती है। कैसे? इस तरह से कुछ डार्क ब्लू कलर की नजर आती है। नाउ हम चेक करते हैं कि हमारे अर्थ पर हमें कितना पानी मिलता है और किस किस फॉर्म में हमें वाटर जो है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ पे पूरा ब्लू ही ब्लू है। तो ये ब्लू इस वजह से, अगर हम स्पेस से देखें तो हमें वाटर का जो कलर है कुछ इस तरह से नजर आता है। कैन सी कि हमें कितना वाटर जो अपने अर्थ पर देखने के लिए मिलता है, अलग अलग फॉर्म्स में भी हमें वाटर मिलता है। कैन सी कि यहाँ पे हमें अलग अलग फॉर्म में जो है वाटर देखने के लिए मिल रहा है। ये अलग अलग फॉर्म्स है वाटर की जो हमें हमारे अर्थ पर देखने के लिए मिलता है। अब चाहे आप देखिए, इस तरह से जो स्नो होती है वो हमें नजर आती है। ठीक है, और आगे अगर हम देखें तो इस तरह से हमें झरने के फॉर्म में भी जो वाटर है वो नजर आता है। इस तरह से आप देख सकते हो जो रिवर्स है वो हमें नजर आते हैं। इस तरह से रिवर में भी हमें वाटर नजर आता है। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो हम देखते हैं कि जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो हमें पानी कैसा मिलता है। इस तरह से कुछ क्लीन वाटर जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो ये हमारे लिए ड्रिंकेबल होता है। आपने देखा कि हमारा जो अर्थ है वो हमें ब्लू नजर क्यों आता है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ 70
71% वाटर, यानी कि 71% वाटर। आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे अर्थ पर हमें वाटर देखने के लिए मिला, यानी कि 71% हमारे अर्थ पर हमें वाटर देखने के लिए मिलता है। इसीलिए सीन फ्रॉम द स्पेस, अगर हम स्पेस से देखें तो ये मोस्टली हमें कैसा नजर आता है, ब्लू नजर आता है। इसीलिए अगर हम कहें तो इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें वाटर बॉडीज, यानी कि ओशन की बात करें तो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, ये बहुत ज्यादा बड़ी लार्जेस्ट वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है। एंड ये कवर करती है 3/4 ऑफ द अर्थ, यानी कि अगर हम कंप्लीट अर्थ की बात करें तो 3/4 क्या होते हैं, ओशंस होते हैं। यानी कि अगर हम अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो उसमें से अगर हम 3 की बात करें तो हमें ओशंस देखने के लिए मिलते हैं। की रोल की बात करें तो क्लाइमेट एंड लाइफ, यानी कि अगर हम देखें तो जो ओशंस हैं वो क्लाइमेट और लाइफ पर क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लैंड की बात करें तो देखो 71% क्या था, वाटर था, तो 29% क्या होगा, अर्थ, यानी कि लैंड हमें देखने के लिए मिलेगा। अबाउट 1/4, कितना, 1/4 यानी अबाउट 29% लैंड हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम लार्ज एरिया की बात करें तो उसको लैंड मास कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड मास। अब लैंड मास क्या होता है, लेट्स सी के यहाँ पे मैंने बनाया इंडिया, ठीक है। इंडिया का कोई भी एक बड़ा अगर हम एरिया ले तो उसी को क्या कहेंगे, लैंड मास। और एक पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें, बहुत बड़े एरिया की बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली में कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं क्लाइमेट्स को, इम्पैक्ट करते हैं लाइफ को ऑन द अर्थ एंड शेप करते हैं हिस्ट्री एंड हमारे कल्चर को। तो ब्लू प्लैनेट किसने कहा, यानी कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट किसने कहा, ये कैसे पता चलेगा, अर्ली एस्ट्रोनॉट्स थे, उन्होंने क्या कहा, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा। क्लियर है। आगे चलते हैं। उससे आगे जाने से पहले यहाँ पे एक और दिया है कोट, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक एम्ब्लम दिया है जो इंडियन नेवी का है। किसका है, इंडियन नेवी का है। इसमें लिखा है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा, यानी कि वरुणा नाम के अगर हम देखें तो में, यानी कि वेदों में देखें तो हमारे एक देवता थे वरुण। कौन थे, वरुण एक देवता थे जिनको जल के देवता कहा जाता है। किसके देवता, जल के देवता कहा जाता है। तो यहाँ लिखा बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा, यानी कि हे वरुणा हमारे लिए कल्याणकारी हो। क्या हो, कल्याणकारी, यानी कि हमें ब्लेस करो और हमें प्रोटेक्ट करो, हमें ब्लेस करो और हमें प्रोटेक्ट करो। क्लियर है। तो ये किसके लिए थे, ये है ओशन के लिए, स्काई के लिए और वाटर के लिए, क्योंकि जो नेवी है वो वाटर में काम करती है तो इसीलिए वो इनकी पूजा करते हैं, सो दैट कि वो इनको प्रोटेक्ट करें। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम देखें तो हमें यहाँ पे हर चीज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिल रहा है, कुछ भी इक्वल नहीं है। नाउ सी के ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, ये देखोगे आप, ये जो लैंड्स आपको नजर आ रहे हैं ये ब्लू वाले, ये लैंड्स हैं, ये हैं कॉन्टिनेंट्स। क्या है, ये है कॉन्टिनेंट्स, दीज आर द कॉन्टिनेंट्स, ये कॉन्टिनेंट्स है। और ये जो ब्लू ब्लू नजर आ रहा है आपको, ये है क्या है, ये है ओशंस। क्या है, ओशंस, ठीक है। Now northern hemisphere more land and southern hemisphere more water। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पे दो हमें हेमिस्फीयर दिए हैं, दिस इज नॉर्दर्न और दिस इज सदर्न, ये सदर्न। तो हम देखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें लैंड ज्यादा देखने के लिए मिलता है, और वहीं अगर हम सदर्न की बात करें तो वहां पर हमें वाटर ज्यादा देखने के लिए मिलता है। यू कैन सी कि यहाँ पे हमें लैंड ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे हमें वाटर ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। ये नॉर्दर्न है और ये सदर्न है, ठीक है। आगे अगर हम देखें वाटर बॉडीज, ठीक है, लार्ज वाटर बॉडीज जो होती है उनको ओशन कहा जाता है, जो मैंने अभी लास्ट पहले बताया आपको। स्मॉलर पार्ट्स अगर हम देखें ओशन के, तो ओशन में कुछ उसके स्मॉल पार्ट्स भी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो देखिए उसमें सी आएगा, बे आएगा और गल्फ आएगा, इनको आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप ऑफ वाटर की, तो हमें किस टाइप के वाटर्स जो हैं वो जनरली देखने के लिए मिलते हैं अर्थ पर। तो हम देखते हैं हमें जो वाटर मिलते हैं, सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हमें सी वाटर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फाउंड इन ओशंस, यानी कि सी वाटर जो है वो ओशंस में फाउंड किए जाते हैं, क्योंकि जो सी होता है वो ओशन के ही कहीं ना कहीं पार्ट्स होते हैं।
और ये जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा सॉल्टी होते हैं, ये नॉट ड्रिंकेबल होते हैं, यानी कि हम इनको पी नहीं सकते। फ्रेश वाटर की बात करें, इज वेरी स्मॉल प्रपोर्शन, यानी कि अगर हम देखें जो ड्रिंकेबल वाटर होता है, यानी कि जो हमारे पास फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम हमें देखने के लिए मिलता है अर्थ के ऊपर। टोटल वाटर, ठीक है, असेंशियल फॉर द लाइफ, अगर हम देखें तो जो पानी है हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर हम यहाँ देखें जो फ्रेश वाटर है ना, वो बहुत कम हमें अर्थ के ऊपर देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट, अगर हम सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर की बात करें तो एक्चुअली में हमें जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से मिलते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं ग्लेशियर्स हो गया, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया और ग्राउंड वाटर हो गया। तो ये वो सोर्स हैं जहां से हमें क्या मिलता है, जहां से हमें फ्रेश वाटर जो है वो मिलते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है, इन सब जगह से हमें फ्रेश वाटर जो है वो मिलता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं क्या है इसमें। यहाँ पे पहला दिया है, व्हाट आर द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप, कोल्ड एंड डू यू नो व्हाट द लाइंस रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कोल्ड, यानी कि यहाँ पे आप इन दोनों पोल्स में ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं इनको क्या कहा जाता है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा इस लाइन का, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, तो पहले आप वो जाकर देखिए, फिर उसके बाद आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो लाइंस है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक्चुअली में इनको क्या कहा जाता है। तो देखिए, ये जो आपको इस तरह से लेटी हुई लाइंस जो मिल रही हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड्स। और वो लाइंस जो इस तरह से आपको स्टैंडिंग लाइंस मिल रही हैं, इनको कहा जाता है लॉन्जिट्यूड। ये होती है लैटिट्यूड्स और ये होती है लॉन्जिट्यूड्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच हेमिस्फेयर होल्ड्स मोर वाटर, तो अगर हम देखें किस हेमिस्फेयर में हमें ज्यादा पानी देखने के लिए मिलता है। ऑब्वियसली आप यहाँ देखें हमें सदर्न हेमिस्फेयर में, कहाँ पे, ये आप जो देख सकते हो, ये जो ब्लू ब्लू पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, वाटर है, तो हम कह सकते हैं सदर्न। साउदर्न हेमिस्फेयर में हमें क्या मिलता है, ज्यादा वाटर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन डन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड लैंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड इन द सदर्न हेमिस्फेयर, डिस्कस इन ग्रुप, यानी कि कहा गया है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में किसमें हमें वाटर एंड लैंड का जो रेशियो है वो कितना देखने के लिए मिलता है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ इतना पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट अर्थ से कवर है, और अगर हम यहाँ पे देखें जो लैंड है, ये क्या है, ये लैंड है, ठीक है, और ये वाटर है। तो अगर हम वाटर की बात करें तो अराउंड हम यहाँ पे कह सकते हैं जो लैंड है वो कितना है, अराउंड 70% लैंड अगर हम देखें और 30% हम क्या देखें यहाँ पे वाटर। तो इनका रेशियो हम निकाल लें तो 7:3 हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो लैंड है वो कितना है, वो 7, और जो वाटर है वो कितना है, वो 3। क्लियर है। सेम अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो यहाँ पे देखो हमें लैंड बहुत कम देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे हमें वाटर ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो हम कह सकते हैं जो लैंड होगा वो कितना होगा, 20, और जो वाटर होगा वो कितना होगा, 80। क्लियर है। तो हम यहाँ पे जो रेशियो देखें वो 1:4 का रेशियो हमें देखने के लिए मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो, सबका अलग अलग होता है। ठीक है। Are all the oceans connected with one another or are there separation between them? तो आप यहाँ देख सकते हो कि सारे जो यहाँ पे ओशंस हैं, क्या उनके बीच में कुछ हमें डिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। यानी कि आप यहाँ देखोगे हमें कहीं पे कोई बाउंड्री देखने के लिए नहीं मिलती। ये जितने भी ओशंस है ना, ये सारे एक दूसरे से हमें कनेक्टेड नजर आते हैं। कैसे नजर आ रहे हैं, कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे ओशंस के बारे में। तो देखिए हमें टोटल 5 ओशंस देखने के लिए मिलते हैं। क्या हमें टोटल 5 ओशंस देखने के लिए मिलते हैं। इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। जो लास्ट स्लाइड्स में अभी हमने देखा था तो उसमें था कि सारे ओशंस जो हैं वो सेपरेट हैं या एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी ओशन है ना, यू कैन सी कि किसी भी ओशन का वाटर किसी दूसरे ओशन में जाके इजीली फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पे हमें कोई सेपरेशन देखने के लिए नहीं मिलता। सारे ओशन जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हमें 5 मेजर ओशंस देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम सबसे लार्जेस्ट ओशन की बात करें तो वो हमें यहाँ पे पैसिफिक ओशन देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ देख सकते हो। अब ये जो पैसिफिक ओशन यहाँ पे 2 दिखाया गया ना, एक्चुअली में ये 1 है क्योंकि अर्थ गोल है। तो अगर हम किसी पेपर को ऐसे राउंड करें तो हम क्या कर सकते हैं, ये पीछे से हमें कनेक्ट होता हुआ ही नजर आएगा। क्लियर है।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है और ये क्या है, ये एक मैप है। क्या है, बिल्कुल ऐसे ये मैप है, आप देख सकते हो ये कंप्लीट मैप है। तो ये जो यहाँ पे पैसिफिक ओशन दिया है और यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन दिया है, तो ये यहाँ पे भी लोकेट किया हुआ है मैप में और यहाँ पे भी लोकेट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस पेपर को कंप्लीट ऐसे फोल्ड कर दूं, यानी कि मैं इसको ऐसे रोल कर दूं, ये मैं इसको ऐसे रोल कर देती हूँ। यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे इसको ऐसे, इस पेपर को, यानी कि सपोज मैंने इस मैप को यहाँ पे ऐसे रोल कर दिया, ठीक है। सो ये अब पूरा राउंड हो गया। तो यानी कि ये जो ओशन है, ये जो पैसिफिक ओशन है और ये वाला जो है, अब यहाँ देखिए ये एक हो गया, यानी कि पीछे से ये पूरा ज्वाइंट हो गया है। सो अगर मैं इस मैप को इसी तरह से गोल कर दूं तो क्या होगा, ये जो पीछे से ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पैसिफिक ओशन, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में करके जो दिया है, ये क्या होगा, ये एक ही हो जाएगा। यानी कि जो पैसिफिक ओशन यहाँ पे अलग अलग दिया है, एक यहाँ दिया है और एक यहाँ दिया है। तो जब मैं इस मैप को ऐसे राउंड करूंगी, ऐसे गोल घुमाऊंगी, इस तरह से जैसे मैंने इस पेपर को घुमाया है, तो आप देखोगे ये जो है ना, ये ऐसे पूरा गोल हो गया और ये पीछे से ऐसे क्या हो जाएगा, एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये पूरा एक ही है। अगर गोल करके हम देखें तो ये पूरा एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि अगर इस फ्लैट पेपर को, यानी कि इस फ्लैट मैप को अगर हम ऐसे राउंड कर दें, ये अगर हमने राउंड किया तो हमें क्या मिला, ये पूरा ऐसे गोल हो जाएगा। आप देखोगे ये पूरा गोल हो गया। तो हमारा अर्थ भी क्या है, ऐसे गोल ही है। तो इसीलिए ये जो ओशन है ना, ये जुड़े हुए हैं। अभी हमने इसको फ्लैट किया हुआ है, तो इसीलिए आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हमने इसको ऐसे फ्लैट किया हुआ है, तो आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे हमें इस तरह से नजर आ रहा है। अगर हम इसको पूरा राउंड कर दें, लेट्स सी कि अगर हम इसको पूरा राउंड करते हैं इस तरह से, इस तरह से अगर हम इसको पूरा गोल कर दें अर्थ की तरह, तो ये जो ओशन है ये पूरा पीछे से एक ही हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। सेकेंड, अगर हम ओशन की बात करें तो अटलांटिक ओशन, यहाँ देख सकते हो ये है सेकेंड ओशन जो है अटलांटिक ओशन, ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड की बात करें तो हमें मिलता है इंडियन ओशन। ये देखिए ये है थर्ड इंडियन ओशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें आर्टिक ओशन, फोर्थ अगर हम देखें तो ये है आर्टिक ओशन, ये है आर्टिक, ये फिफ्थ लार्जेस्ट है, ठीक है, ये फिफ्थ नंबर पर आता है। और अगर हम बात करें फिफ्थ यानी कि सदर्न, दिस इज द सदर्न ओशन, ये फोर्थ नंबर पर आता है। तो ये टोटल 5 ओशंस जो हैं वो हमें हमारे अर्थ पर देखने के लिए मिलते हैं। यू कैन सी हियर, सबसे बड़ा जो है वो सब फर्स्ट में अगर देखें तो पैसिफिक ओशन, उसके बाद अटलांटिक ओशन, उसके बाद इंडियन ओशन, आफ्टर दैट सदर्न ओशन, उसके बाद देखें तो आर्टिक ओशन, ठीक है। तो ये 5 ओशंस जो हैं वो हमें हमारे अर्थ पर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओशंस आर कनेक्टेड, यानी कि अभी जैसे मैंने आपको बताया जो ओशंस है ना, यानी कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है? कनेक्टेड है। इनके अंदर हमें कोई बाउंड्री नजर नहीं आती। नेक्स्ट अगर हम देखें, ओशंस आर नॉट ट्रूली सेपरेट, ठीक है। अगर हम एक्चुअली में देखें तो ये इनके अंदर कोई सेपरेशन हमें नजर नहीं आता। ये तो खुद की फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग हमने इस तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, बाउंड्रीज ऑन मैप आर मैन मेड, ठीक है, यानी कि मैप के ऊपर ये जो हम बाउंड्रीज देखते हैं ना, ये मैन मेड है, ठीक है। इसको ऐसी एक्चुअल में कोई बाउंड्री हमें दिखाई नहीं देती ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट अगर हम देखें, सी वाटर फ्लोज फ्रीली बिटवीन द ओशन, यानी कि जो सी वाटर्स है, इसमें सी भी है काफी, तो वो क्या करते हैं, वो फ्रीली क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? फ्रीली फ्लो करते हैं। आगे देखते हैं, ये थे 5 मेजर ओशंस। नाउ लेट्स एक्सप्लोर, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। इसमें क्या दिया है, लोकेट 5 ओशंस एंड इन द टेबल बिलो एंड मार्क द हेमिस्फेयर्स, ठीक है, और द हेमिस्फेयर दे बिलोंग। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमें ओशंस दिए हैं और किस ओशंस, कौन सा ओशन जो है वो किस हेमिस्फेयर में हमें देखने के लिए मिलता है, तो हम इसको क्या करते हैं, मार्क करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है पैसिफिक ओशन। क्या दिया है? पैसिफिक ओशन। सो यू कैन सी कि यहाँ पे पैसिफिक ओशन हमें देखने के लिए मिलता है और ये पूरा पैसिफिक ओशन ही है। तो हम देखते हैं ये हमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये क्या है? इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में भी और साउथ में भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये दोनों ही हेमिस्फेयर में जो है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है? आगे अगर हम देखें
नेक्स्ट है अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट ओशन क्या दिया है? अटलांटिक। तो ये रहा अटलांटिक ओशन। तो हम देखते हैं ये हमें नॉर्दर्न एंड साउदर्न दोनों ही पार्ट में देखने के लिए मिलता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये हमें दोनों ही हेमिस्फेयर में देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड की बात करें तो इंडियन ओशन। इंडियन ओशन देखते हैं हम यहाँ पे, ये कहाँ पर है इंडियन ओशन? ये देखिए नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। तो ये पूरा अगर हम देखें तो ये क्या है? इंडियन ओशन ही है। तो हम कह सकते हैं ये नॉर्थ में और साउथ में दोनों हेमिस्फेयर में देखने के लिए मिलता है। फोर्थ की अगर बात करें तो सदर्न ओशन। तो यहाँ देखिए ये है सदर्न ओशन, ये वाला। तो हमें बस ये यहीं पे नजर आता है, सदर्न ओशन सिर्फ यहीं पे नजर आता है। तो हम कह सकते हैं ये सिर्फ कहां पर है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो नहीं है, ये सिर्फ सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है। अगर फिफ्थ की बात करें तो आर्टिक ओशन। तो यू कैन सी हियर कि आर्टिक ओशन भी हमें ये जो बाउंड्री नजर आ रही है ना, बस यही नजर आता है, ये हमें नीचे नजर नहीं आता, यानी कि सदर्न पार्ट में नजर नहीं आता। तो हम कह सकते हैं ये नॉर्दर्न में है बट सदर्न में नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमें ओशंस देखने के लिए मिलते हैं, कौन सा ओशन जो है वो किस हेमिस्फेयर में हमें दिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो सी, हम देखते हैं सी को। व्हाट इज सी, यानी कि सी क्या होते हैं? आप यहाँ देखिए ये जो बहुत बड़ा एरिया आपको नजर आ रहा है ना पीछे, ये क्या है? ओशन। ठीक है। तो ये जो ओशन है ना, ओशन का वाटर, यानी कि ये जो ओशन का वाटर है ये कहाँ आ रहा है? सी में आ रहा है। दिस इज द सी, जिसके आसपास क्या होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें लैंड देखने के लिए मिलता है। इसी को क्या कहा जाता है? सी बोला जाता है। ठीक है। सी किसको बोला जाता है? पार्ट ऑफ एन ओशन दैट इज पार्टली कवर्ड बाय लैंड, यानी कि थोड़ा सा हमें क्या ये लैंड से कवर मिलता है। तो इस एरिया को क्या कहा जाएगा? ओशन, क्योंकि यहाँ से ओशन का वाटर, यानी कि जो सी है उसके अंदर ओशन का वाटर ही आता है। तो ये सी है। क्लियर है? जो थोड़ा सा पार्टली क्या होता है, लैंड से, लैंड इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम इनके की फीचर की बात करें, कनेक्टेड टू एन ओशन। ठीक है, ओशन से कनेक्ट होता है। किससे? ये ओशन से कनेक्ट होता है। आफ्टर सराउंडेड बाय द लैंड ऑन सम साइड। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत लैंड भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, स्मॉलर देन ओशन बट स्टिल वेरी बिग। अगर हम देखें ये क्या होते हैं, ओशन से तो छोटे होते हैं लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये बहुत बड़े बड़े हमें नजर आते हैं, लेकिन ओशन से छोटे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रीच इन मैराइन लाइफ, यानी कि हम देखें तो यहाँ पे मैराइन लाइफ जो है वो हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, जिसमें हमें फिशेस की अलग अलग वेराइटीज देखने के लिए मिलती हैं और प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारी वेराइटी जो है हमें बहुत ज्यादा जो है मैराइन लाइफ जो है वो हमें सी में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ और सी है जिन्होंने जो एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, जैसे कि अरेबियन सी हमें मिलता है, मेडिटेरियन सी हमें देखने के लिए मिलता है, रेड सी हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये सी है। ठीक है। नाउ अगर हम इजी कंपैरिजन करें तो अगर सी, सम लैंड अराउंड द वाटर, यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पे कुछ लैंड भी हमें देखने के लिए मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम ट्रिक की बात करें, ओशन वेरी लार्ज ओपन वाटर, यानी कि जो ओशन होते हैं ये बिल्कुल ही बड़े बड़े और ओपन एरियाज होते हैं। क्लियर है? नाउ सी जो होता है उसके पास थोड़ा सा पार्टली लैंड हमें देखने के लिए मिलता है आसपास, बाकी ये भी बहुत बड़ी ही जो बॉडी होती है वो देखने के लिए मिलती है, वाटर बॉडी। ठीक है, ये भी काफी बड़ी वाटर बॉडी होती है जो हमें देखने के लिए मिलती है, लेकिन इसके आसपास हमें थोड़ा सा लैंड भी जो है वो देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो बे ऑफ गल्फ, बे और गल्फ की बात करेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो दिस इज द गल्फ एंड दिस इज द बे। यू कैन सी हियर डीपली एनक्लोज्ड, यानी कि आप यहाँ देख सकते हो ये बिल्कुल क्लोज्ड एरिया है। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों साइड से लैंड हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा गल्फ से थोड़ा ओपन है, ये थोड़ा ओपन एरिया होता है। क्या होता है? मोर ओपन एरिया यहाँ पे देखने के लिए हमें मिलता है। नेक्स्ट, सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड, यानी कि ये जो गल्फ होती है 3 साइड से लैंड से सराउंड होती है। नैरो ओपनिंग होती है, इसकी ओपनिंग कैसी होती है? थोड़ी नैरो होती है। यूजुअली लार्जर, यानी कि कैसे होते हैं? थोड़े बड़े होते हैं। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये हमें देखने के लिए मिल रहा है, 3 साइड से हमें क्या देखने के लिए मिल रही है? लैंड देखने के लिए मिल रही है। और इसका जो ओपनिंग है यहाँ देखो कितना नैरो है। यू कैन सी हियर कि ओपनिंग कितनी नैरो इसकी यहाँ पे देखने के लिए, तो इसी को क्या बोला जाता है? गल्फ। क्या बोला जाता है? गल्फ। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बे की बात करें, पार्टली सराउंडेड बाय लैंड, यानी कि यहाँ पे ये लैंड से थोड़ा सा सराउंडिंग होता है लेकिन इसकी ओपनिंग थोड़ी बड़ी होती है। यू कैन सी हियर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बे ऑफ
बंगाल देख सकते हो, दिस इज द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। वाइड ओपनिंग होती है, इसकी ओपनिंग देखिए आप, बहुत ज्यादा वाइड होती है, ठीक है, इस तरह से वाइड ओपनिंग होती है, यूजुअली स्मॉलर, ठीक है। अगर देखें तो ये होते थोड़े छोटे हैं। आगे अगर हम देखें, बे ऑफ बंगाल इसका एक एग्जाम्पल है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको इसका एग्जाम्पल है, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट गल्फ क्या है, ग्रैब्ड बाय लैंड, यानी कि ये लैंड से पूरा ग्रैब्ड होता है इस तरीके से, और नैरो इसकी ओपनिंग होती है। और ये कैसा होता है, बिगर ओपनिंग, इसकी ओपनिंग कैसी होती है, ऐसे बड़ी इसकी ओपनिंग होती है। अब इसमें कुछ डिफरेंस भी यहाँ दिए हैं, हम डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो डिफरेंस अगर हम यहाँ देखें, ओपनिंग की बात करें तो मोर एनक्लोज्ड और ये थोड़ा सा लेस एनक्लोज्ड होता है, ठीक है। साइज की बात करें, ये थोड़ा नैरो होता है गल्फ, और अगर हम बे की बात करें तो ये वाइड होता है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल ले तो यूजुअली लार्जर होते हैं ये, और ये थोड़े से स्मॉलर होते हैं। और इसकी एग्जाम्पल की बात करें, ये यहाँ पे साइज है अगेन, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ये इसका एग्जाम्पल जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ थिंक अबाउट, अब हमें सोचना है किसके बारे में, लेट्स सी कि हमें किसके बारे में सोचना है, किस चीज के बारे में सोचने के लिए कहा गया है। तो यहाँ अगर हम देखें, इफ देयर इज अ सच अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट, ठीक है, हमें बहुत सारा पानी जो है वो प्लैनेट पर देखने के लिए मिलता है, फिर भी हमें वाटर स्कैरसिटी और वाटर क्राइसिस जैसे वर्ड जो है वो सुनने में मिलते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। इसके पीछे क्या रीजन है, हम यहाँ देखते हैं, मोस्ट ऑफ द वाटर इज साल्टी ओशन वाटर, ठीक है, ओनली 2.5% इज फ्रेश वाटर। तो हमें पता है हमारे अर्थ पर पानी तो बहुत सारा है, लेकिन वो सारा सॉल्टी है। कैसा है, सॉल्टी है। जो सॉल्टी वाटर होता है वो हमारे लिए ज्यादा यूजेबल नहीं होता, क्योंकि अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की तो वो 2.5% ही हमारे अर्थ पर हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। 2.5% ही ऐसा फ्रेश वाटर है जिनको हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमें वाटर स्कैरसिटी और वाटर क्राइसिस जैसे वर्ड्स जो है वो सुनने में मिलते हैं। क्लियर है। आगे अगर हम देखें, फ्रेश वाटर इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो वो हर जगह इक्वली हमें देखने के लिए नहीं मिलता, कहीं पे थोड़ा ज्यादा, कहीं पे कम, और कहीं पर तो होता ही नहीं है, ठीक है। सम एरियाज हैव द लॉट्स, अदर वेरी लिटिल, यानी कि कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा और कहीं कहीं पे बहुत कम, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि पानी होता ही नहीं है। क्लियर। आगे देखिए, मिस यूज एंड पॉल्यूशन, अगर हम देखें लोग क्या करते हैं, वाटर का मिस यूज करते हैं और वाटर को पॉल्यूट करते हैं, सेफ नहीं करते हैं वाटर को, ठीक है। वॉशिंग एंड कंटेमिनेटिंग वाटर मेक इट स्केयर, यानी कि वाटर को क्या करते हैं लोग, वेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको कंटेमिनेट करते हैं, यानी कि उसको गंदा करते हैं। इसीलिए क्या होता है, हमें वाटर स्कैरसिटी जो है वो देखने के लिए मिलती है, वाटर क्राइसिस देखने के लिए मिलते हैं। अब हमें क्या करना है, टर्न ऑफ द टैप, अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं अपने टैप को, अगर हम पानी को यूज नहीं कर रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रश करते रहते हैं और क्या करते हैं, टैप खुला ही रहता है और वो आराम से ब्रशिंग करते रहते हैं, तो भाई ये चीज नहीं करनी है, हमें टैप को हमेशा बंद करके रखना है। यूज वाटर सफिशिएंट एप्लियंस, यानी कि हमें वाटर जहां पे थोड़ा कम पानी यूज हो, ऐसे कुछ एप्लियंस यूज करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्ट रेन वाटर, हमें क्या करना चाहिए, रेन वाटर जो होता है उसको कलेक्ट करना चाहिए, फिर हमें उसको रीयूज करना चाहिए। उस पानी को हम प्लांट्स को दे सकते हैं, और अपने जो घर के व्हीकल्स होते हैं उनको वॉश कर सकते हैं, अपने स्टेयर्स को वॉश कर सकते हैं, फ्लोर को वॉश कर सकते हैं। इस तरह से जो रेन वाटर है हम यूज कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें, व्हाट वे ऑफ सेविंग वाटर आर यू अवेयर, यानी कि हम किस तरह से जो है वो पानी को बचाते हैं। लेट्स सी कि हम किस तरह से बचाते हैं। लाइक पहले तो हमें अपना जो टैब है वो टर्न ऑफ कर देना है ताकि पानी वेस्ट ना हो, ठीक है। हमें यूज करना है पानी को, सफिशिएंट एप्लियंस यूज करना है सो दैट के ज्यादा पानी ना लगे। लाइक जैसे कि लोग क्या करते हैं, ओवरफ्लो करते हैं टॉयलेट्स में, वॉशिंग मशीन्स यूज करते हैं और बहुत ज्यादा पानी उसमें जो है वो वेस्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कलेक्ट रेन वाटर, अगर हम क्या करेंगे, रेन वाटर कलेक्ट करेंगे, फिर उस पानी को रीयूज करेंगे। आगे अगर हम देखें, फिक्स लीक्स, ठीक है, यानी कि जो नल के लीक्स होते हैं हम उसको अवॉइड करते जाते हैं जनरली, और वो लीक होते हैं और कितना थाउजेंड्स ऑफ लीटर वाटर जो होता है वो फ्लो हो जाता है ऐसे ही, तो उसको हमें फिक्स करना है। क्लियर है। रेज अवेयरनेस, और सबसे बड़ी बात कि हमें अवेयरनेस रेज करनी है। अगर एक दिन भी वाटर नहीं आता तो हमें कितनी ज्यादा स्कैरिसिटी और क्राइसिस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो ये था ऑल अबाउट, थिंक अबाउट इट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो हमें ओशन लाइफ के बारे में देखने के लिए मिलता है। हम यहाँ पे ओशन लाइफ के बारे में देखते हैं। तो
यू कैन सी है कि यहाँ पे ये हमें ओशन लाइफ देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम मराइन के बारे में देखें तो ये मरीन रिलेटेड टू द फाउंड इन द ओशन एंड द सीज, यानी कि ये जो मैरीन लाइफ है ये हमें ओशन एंड सी दोनों के अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर हम फ्लोरा की बात करें तो ये प्लांट लाइफ से रिलेटेड होता है, जो पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम्स में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। फ्यूना की बात करें तो ये रिलेट करता है एनिमल लाइफ से, किससे, एनिमल लाइफ से रिलेट करता है। आगे अगर हम मेरीन लाइफ की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट, ओशन सपोर्ट रीच बायोडाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो अगर हम ओशंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिच जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हमें देखने के लिए मिलती है। आगे अगर हम देखें मरीन फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे हमें एल्गी और सी वीड्स देखने के लिए मिलते हैं। नाउ मैरीन फ्योना की बात करें जो कि एनिमल्स हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, लाइक जैसे कि फिश हो गया, डॉल्फिन हो गया, वेल हो गया, ठीक है, डीप सी क्रिएचर्स हो गए, ये सारा हमें क्या है सी के अंदर जो है देखने के लिए मिलता है। डिफरेंट जोन्स की बात करें, ओशन में कौन कौन से डिफरेंट जोन्स होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सरफेस, यानी कि अगर हम बात करें जो सी के अंदर, ओशन के अंदर जो हमें जोन्स मिलते हैं देखने के लिए, वो 2 जोन्स होते हैं। एक तो सरफेस पर मिलता है, ठीक है, जहाँ पे सनलाइट जो है वो पहुंच सकती है, तो वहां पे जो लाइफ होती है वहां पे बहुत ज्यादा लाइफ जो है, क्योंकि भाई जहाँ पे सन की लाइट पहुंचती है, सन रेज जहाँ पे पहुंचती है, वहां पे जो जीवन होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर हम डीप सी की बात करें जहाँ पे एकदम डार्क जोन होता है, वहां पे सन की रेज नहीं पहुंचती, लाइफ हमें वहां पे भी मिलती है देखने के लिए। वहां पे हमें कुछ यूनिक और मिस्टीरियस लाइफ देखने के लिए मिलती है, जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो देखने के लिए मिलती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे कोरल रीफ्स देखने के लिए मिलते हैं, स्टार फिश ऑन अ सी एनोमॉय यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, एंड मोय के ऊपर स्पर्म वेल देखने के लिए मिलती है। ये देखिए कुछ इस तरह से बॉक्स जैसी ये एक मदर और बेबी वाली जो फिश है, यहाँ पे स्पर्म फिश वो देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे स्पार्क देखने के लिए मिलती है, डॉल्फिन देखने के लिए मिलती है, एल्गी देखने के लिए मिलती है, इंपीरियर पेंगुइन्स देखने के लिए मिलते हैं, शैलो कोरल रीफ्स एंड कलरफुल ट्रॉपिकल फिशेस, यहाँ पे बोनाई सी टर्टल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इतना सब कुछ जो है और भी इससे भी ज्यादा होता है जो हमें मरीन में क्या देखने के लिए, यानी कि ओशन लाइफ में जो है वो देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो सी देखते हैं, ये है सी एनमोन, इसके फैक्ट्स देखते हैं। चलिए ये है सी एनमोन, इसके फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले ये जो एनमोन होते हैं ना, एक्चुअली में बच्चा ये एनिमल होते हैं। आप देखिए लास्ट स्लाइड्स में मैंने यहाँ पे आपको ये सी एनमोन दिखा, तो यहाँ पे आपको देखने में ये क्या लग रहा होगा, ये प्लांट लग रहा होगा, बट एक्चुअली में ये प्लांट नहीं है, ठीक है, ये प्लांट नहीं है, ये क्या है, ये एक एनिमल है। अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या है, एक एनिमल है, क्या है, एक एनिमल है, ठीक है। और इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी हियर कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा है, टेंटिकल्स विद स्टिंग सेल्स, यहाँ पे इसके ये टेंटिकल्स दिख रहे हैं कुछ इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये हमें स्टिंग सेल्स, ये कुछ स्टिंग सेल्स इस तरह से हमें ये निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसकी डाइट की बात करें तो ये कार्निवोर्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे इंसेक्ट्स को और दूसरे छोटी छोटी जो फिशेज होती हैं उनको खाते हैं। नेक्स्ट, सिम्बोसिस किसके साथ करते हैं, ये हम यहाँ देखें तो ये जैसे कि क्लॉन फिश हो गया, और सबसे बड़ी बात लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि ये स्टार फिश के साथ था, किसके साथ था, स्टार फिश, ठीक है। तो स्टार फिश के साथ ये सिम्बोसिस कर सकता है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, ये हैबिटेट, यानी कि किस हैबिटेट में रहना पसंद करता है, तो जहां पे बहुत ज्यादा कोरल रीफ्स मिलती हो और जो ओशन है उसके फ्लोर पर ये रहना पसंद करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो हम देखते हैं कि ये सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन जो है वो कर सकता है। नाउ आगे अगर हम देखें ये डिफेंस कैसे करते हैं अपने आप को, इसके पास स्टिंग टेंटिकल्स होते हैं, यानी कि इसके पास स्टिंग टेंटिकल्स होते हैं इनकी वजह से ये क्या करता है, अपने आप को डिफेंस कर सकता है, यानी कि किसी दूसरे एनिमल से अपने आप को क्या कर सकता है, सेव कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो ये काफी टाइम तक, यानी कि बहुत सारे सालों तक जिंदा रह सकता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये था सी एनमोन के बारे में, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें यहाँ पे कोरल रीफ्स, ठीक है, ये कोरल रीफ के बारे में भी बहुत ज्यादा जो है वो पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया है। तो यहाँ पे कोरल रीफ्स दिए हैं, इसके फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। व्हाट इज अ कोरल रीफ्स, यानी कि कोरल रीफ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सो यहाँ अगर हम देखें, लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर, यानी कि
बहुत बड़े पानी के अंदर नीचे की तरफ अगर हम देखें तो हमें देखो, आप देखोगे कुछ इस टाइप के हमें प्लांट्स टाइप के जो ये स्ट्रक्चर है वो नजर आता है, ठीक है। मेड ऑफ द कोरल पॉलिप्स, ये किससे बना होता है, कोरल पॉलिप्स होते हैं उससे ये बना होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, बिल्ड बाय कोरल पॉलिप्स और एल्गी, ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या है ये बनते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट, फूड एंड एनर्जी की बात करें इसके अंदर, तो गेट फूड फ्रॉम द प्लैंकटन, यानी कि प्लैंकटन यानी कि पानी के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, उनको खाकर ये जीवित रहते हैं और एल्गीज को खाते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, और ये क्या करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिस प्रोसेस से ये क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट, इनके हैबिटेट कंडीशंस की बात करें तो ये वार्म, क्लियर एंड शेलो वाटर में इजीली सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर सनलाइट की बात करें तो मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन्स में, जहां पे ट्रॉपिकल रीजन में जो ओशंस पड़ते हैं ना, वहां पे ये ज्यादातर हमें दिखाई देते हैं। थ्रेड्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें थ्रेड्स भी नजर आते हैं, लाइक जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सबसे बड़ा जो थ्रेड है वो आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज है। आप देख सकते हो किस तरह से क्लाइमेट जो है वो डे बाय डे चेंज होता जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, अगर हम देखें यहाँ पे तो कोरल ब्लीचिंग, ये भी इसके लिए एक बहुत बड़ा क्या है, खतरा है। पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ओवर फिशिंग जब लोग करते हैं तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इनको ये डेंजर जोन में आ जाते हैं, ठीक है, ये बहुत इनके लिए डेंजरस होता है। सो ओशन एसिडिफिकेशन, यानी कि ओशन के अंदर भी कुछ एसिडिफिकेशन यानी कि कुछ ऐसे एसिडिक हमें फॉर्म्स नजर आने लगते हैं पानी के, जिस वजह से क्या होता है, ये जो एनिमल है ये क्या होता है, एक तरीके से खतरे में आ जाता है, ठीक है। कोरल रीफ्स, टाइप ऑफ द कोरल्स की बात करें तो यहाँ पे फ्रिंगिंग रीफ्स देखने के लिए मिलते हैं जो नियर कोस्ट मिलती है और फारदेस्ट लैंड से हमें ये थोड़ा सा दूर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, पहला है फ्रिंगिंग रीफ, हमें देखने की मिलती है, ये है नियर द कोस्ट, ये थोड़े जो कोस्ट होते हैं ना उसके आसपास देखने के लिए मिलते हैं। ये है बैरियर रीफ, जो फार्दर ऑफ द लैंड यानी कि लैंड से थोड़ा सा दूर हमें देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एटॉल रीफ, ये ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया में है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर है। अगर हम आगे देखें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखें, सो कोरल्स आर एनिमल्स, ठीक है, आप इनको प्लांट मत समझ लेना, ये क्या होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो पॉलिप्स। नेक्स्ट, ग्रो स्लोली, यानी कि ये कैसे ग्रो होते हैं, ये 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर पर ईयर, बस इतना ही बढ़ पाते हैं, इतना स्लो इनका ग्रोथ होता है। सम रीफ्स आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड, यानी कि कुछ रीफ्स ऐसे हैं जो हजारों साल पुराने हैं, क्लियर है। एंड विजिबल फ्रॉम द स्पेस, लाइक जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, यानी कि हम इनको स्पेस से भी देख सकते हैं, इतने साल पुराने हैं। लाइक जैसे कि अगर हम बात करें, ये है ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये सबसे पुराना है और हमें देखने के लिए मिलता है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ हमें यहाँ पे फैक्ट दिया है, डोंट मिस आउट। चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। एज द मैप ऑफ ओशन मेक्स क्लियर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ओशन है, यहाँ पे मैप का यहाँ पे कुछ हमें दिखाया गया है। द मेन लिमिट ऑफ द इंडियन ओशन, यानी कि यहाँ पे जो हमें इंडियन ओशन है ना, इसकी कुछ लिमिट्स दिखाई गई हैं, उन लिमिट्स को हम यहाँ पे चेक करेंगे। आगे क्या कह रहा है, आर द एशिया टू द नॉर्थ, हम देखें तो इंडियन ओशन जो है ना वो नॉर्थ से, यानी कि एशिया के नॉर्थ से यहां से कनेक्टेड है। आगे अगर देखें तो अफ्रीका टू द वेस्ट, यानी कि अफ्रीका के वेस्ट से, दिस इज द अफ्रीका, इसके वेस्ट से यहां तक है। आगे अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट, यानी कि ये ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में यहां से यहां तक, क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम द सदर्न ओशन इन द साउथ, यानी कि साउथ में ये है सदर्न ओशन और इसके साउथ में यहाँ तक। तो हमें क्या बताया गया, यहाँ पे हमें इंडियन ओशन की जो बाउंड्री है वो बताई गई है। तो इंडियन ओशन की बाउंड्री क्या है, एशिया में देखें तो नॉर्थ से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ईस्ट से, सदर्न ओशन में देखें तो कहाँ से, सदर्न ओशन में हम यहाँ से देख सकते हैं, और अगर हम अफ्रीका में देखें तो वो यहाँ से हमें दिखती है। तो आप देख सकते हो किस तरह से हमें इंडियन ओशन की जो बाउंड्री है वो यहाँ पे बताई गई है, क्लियर है। आगे देखते हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ द इंडिया वी फाइंड 2 पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, यानी कि हम देखते हैं इंडिया के दोनों, ये यहाँ पे इंडिया है, ये आप इंडिया देख सकते हो, दिस इज द इंडिया। इंडिया के यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों पार्ट में हमें क्या मिलता है, इंडियन ओशन देखने के लिए मिलता है। अब वो किस फॉर्म में मिलता है, यू कैन सी हियर। तो ये जो यहाँ पे इंडियन ओशन है ना बच्चा, तो वो हमें यहाँ पे अरेबियन सी और यहाँ पे बे और बंगाल के फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। सो नाउ यू कैन सी हियर द अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड द
बंगाल, बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे अरेबियन सी और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, तो ये हमें इंडियन ओशन की ही ब्रांचेस देखने के लिए मिलती हैं। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? अरेबियन सी और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, किसकी? इंडियन ओशन की ब्रांचेस। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे अगर हम यहाँ देखें तो ओशन एंड डिजास्टर हमें दिया है। तो यहाँ पे देखें ओशंस एंड क्लाउड्स। ओशन फॉर्म्स क्लाउड्स, या कि हमें पता है जहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर होगा तो वहां पे भाई क्लाउड्स तो फॉर्म होंगे ही, क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ज्यादा बारिश देखने के लिए मिलेगी, उतनी ज्यादा देखेंगे कि जहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा तो वहां पे उतने ही ज्यादा बादल बनेंगे और जितनी ही हमें क्या होगी, बारिश देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, तो यानी कि क्या करते हैं क्लाउड्स, क्या करते हैं, रेन लेकर आते हैं। आगे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट ऑफ रेन की बात करें तो भाई जो इंडिया का एग्रीकल्चर है ना वो डिपेंड करता है मॉनसून के ऊपर। किसके ऊपर? मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है क्या, मॉनसून जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए, और यहाँ की जो लाइफ है वहां के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जो हम क्या है, इंडिया जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, मॉनसून के ऊपर। क्लियर है? आगे अगर हम देखें स्टॉर्म ऑफ ओशन, यानी कि सिर्फ ओशन हमारे लिए लाभदायक है, यानी कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। क्या है? हमारे लिए बहुत बड़ा एक खतरा भी है। अब वो कैसे है, यहाँ देखें, ओशंस कैन बी क्रिएट वॉयलेंट, ठीक है, यहाँ पे वॉयलेंट स्टॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं, लाइक जैसे कि हमें साइक्लोन्स देखने के लिए मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने के लिए मिलती है, हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिलते हैं, और डैमेज ऑफ कोस्टल एरियाज जो है, जब बहुत तेज फ्लड आते हैं तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा डैमेज जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक और यहाँ पे थ्रेड जो है, यानी कि जो वॉयलेंट है वो हमें देखने के लिए मिलता है, वो क्या है, तो हम देखते हैं सुनामी। क्या है? सुनामी, अ ह्यूज सी वेव, यानी कि ये समुद्र की बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं। तो ये अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं। किसके थ्रू क्रिएट होती हैं? ये क्रिएट होती हैं अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू ये क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, सुनामी हमें देखने के लिए मिलती है, और बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर तक जाती है और पूरे एरिया को तबाह कर देती हैं। ठीक है। आगे अगर हम इसके फैक्ट्स की बात करें तो ट्रेवल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, यानी कि हजारों किलोमीटर दूर तक जाती हैं और पूरे एरिया को क्या कर देती है, पूरे एरिया को इफेक्ट कर देती है पूरा। ठीक है। फ्लड कोस्टल एरियाज, पूरे जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, देखिए इनकी जो लहरें होती है ना इस तरह से खतरनाक होते हैं, पूरे एरिया को कवर करती हुई जाती हैं और सबको बहाकर ले जाती है और पूरा तबाही मचा देती हैं। ठीक है। आगे अगर हम देखें कोज मेन डिस्ट्रक्शन, यानी कि कोज मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्शन जो है वो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पूरा जो एरिया होता है ना उसको पूरा डिस्ट्रॉय करती हुई जाती है। क्लियर है? इतनी खतरनाक होती है ये सुनामी। चलिए आगे देखते हैं। सुनामी से ही रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूज है, चलो इसको कवर करते हैं। यहाँ से पता चल जाएगा कि जो सुनामी होती है वो कितनी ज्यादा डेंजरस होती है, जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो आप यहाँ पे ये पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे आफ्टर सुनामी का ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है। यू कैन सी के पूरा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, पूरी तरह से तबाही नजर आ रही है। तो ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, लेट्स सी के यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए 2004 में, ठीक है, सुनामी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे इसमें। तो 2004 इंडियन ओशन में क्या आई, एक सुनामी आई। क्या आई? एक सुनामी आई। और ये कहाँ देखने के लिए मिली, ये थी 26 दिसंबर 2004 में आई थी, और कोज बाय द अर्थक्वेक इन द इंडोनेशिया, यानी कि अर्थक्वेक के थ्रू आई थी। वहां पे अर्थक्वेक आया था जिस वजह से समुद्र में बहुत बड़ी लहरें उठी और जिसकी वजह से क्या हुआ, सुनामी आई। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ठीक है। अफेक्टेड यानी कि इंडिया के साथ साथ 13 ऐसी कंट्रीज थी जो अफेक्ट हुई इस सुनामी से। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, इसके इम्पैक्ट देखें तो इम्पैक्ट क्या रहा इसका, तो हम देखते हैं 2 लाख पीपल डाई, यानी कि 2 लाख लोग जो थे उस टाइम पे क्या हो गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि जो डाई हो गए थे। ठीक है। एंड अगर बात करें इंडिया की तो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के कौन कौन से ऐसे एरियाज थे जो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए थे, तो हम वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज कौन कौन से रहे, तो हम देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो थे वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए, और तमिलनाडु जो कोस्टल एरिया में पड़ता है, कोस्ट में, तो हम देखते हैं वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ, और केरला
कोस्ट, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट जो थे हमें वहां पे जो था इफेक्ट देखने के लिए मिला इस सुनामी का। ठीक है, आगे अगर हम देखें नेचर ऑफ सुनामी, सुनामी का नेचर कैसा होता है, तो हम देखते हैं रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव, यानी कि ये आते तो रेयरली है, यानी कि हम हर साल या फिर ये कहें हर दिन इस तरह से तो नहीं आती है, लेकिन जब आती है, यानी कि जब रेयरली आती है, लेकिन जब आती है तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। क्या लेकर आती है? बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। नेक्स्ट, कैन ट्रेवल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस एंड कोज अ हैवी डैमेज। ठीक है, बड़े बड़े डिस्टेंस तक ये क्या करती है, बड़ा बड़ा डिस्टेंस कवर करती है और दूर दूर तक तबाही मचा देती है। आगे अगर हम देखें अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्या भाई ऐसी सुनामी से बचने के लिए सरकारों के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जैसी कोई चीज है या नहीं? चलिए ये भी देखते हैं हम। तो हम यहाँ देखते हैं सुनामीज कैन बी ऑफ्टन बी डिटेक्ट इन द एडवांस, यानी कि इसको एडवांस में डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रीज वर्क टुगेदर, जो कंट्रीज हैं वो मिलकर क्या कर रही हैं, वार्निंग सिस्टम के ऊपर काम कर रही हैं ताकि इसको डिटेक्ट किया जा सके और ऐसे एरिया को जहां पे सुनामी आने वाली है उस एरिया को पहले ही खाली करा लिया जा सके। नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जाम्पल देखें तो इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम ये हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, सुनामी आने से पहले डिटेक्ट कर ली जाती है और उस एरिया को खाली करा लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल है, डील विद लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, जो लॉस हो जाता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का, उसके लिए क्या करती है, उसके लिए डील करती है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ये देखने के लिए मिलती है, जो हैंडल करती है किसको, डिजास्टर्स को। ठीक है, जो डिजास्टर्स हैं वहां के एरियाज को ये क्या करती है, हैंडल करती है। तो ये इंडिया का मैनेजमेंट सिस्टम है। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे, हमने ओशन की बात कर ली, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। 5 मेजर ओशंस हमने देखे। अब हम यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, अब हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स में व्हाट आर द कॉन्टिनेंट्स, एक्चुअली में कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं, लार्ज कॉन्टिन्यूस लैंडमास ऑन अर्थ विजिबल ऑन द वर्ल्ड मैप, यानी कि ये एक बहुत बड़ा लैंडमास होते हैं जो हमें कहां से, जो हमें वर्ल्ड मैप पर नजर आते हैं। ये देखिए, ये हमें वर्ल्ड मैप पर नजर आ रहे हैं, ये हमें वर्ल्ड मैप पर नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स ये हैं कॉन्टिनेंट्स। क्या है, ये बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स, इनको हम कॉन्टिनेंट्स कहेंगे। ठीक है, कितने कॉन्टिनेंट है टोटल, तो भाई ये अलग अलग टाइप से क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है। तो मोस्ट सुइटेबल कौन से हैं वो देखेंगे, जो हम आज यूज करते हैं। और अगर हम पहले की बात करें तो पहले किस तरह से जो थे इनको देखा जाता था कि एक्चुअली में कितने कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो पहले देखने के लिए मिलते थे और लोगों ने किस तरह से इसको काउंट किया। तो ये डिपेंड करता है काउंटिंग के ऊपर। तो लेट्स सी कि किस तरह से काउंट किया। चलिए, फर्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका। तो हम यहाँ देखते हैं, कहा जा रहा है ये जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ना, कहा जा रहा है यहाँ से, ये देखो ये एक दूसरे से कनेक्ट है। तो कह रहे हैं कि इनको अलग अलग ना मान के इनको एक सिंगल ही मानो। क्या कहा जा रहा है कि ये यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है, तो इनको अलग अलग कॉन्टिनेंट ना मानकर इनको एक सिंगल कॉन्टिनेंट मानो। चलो ठीक है। अब दूसरा अगर हम देखें तो अफ्रीका, तीसरा यूरेशिया, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड फिफ्थ अंटार्कटिका। तो हम यहाँ देखते हैं टोटल इसके अकॉर्डिंग हमें कितने कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं, 5। नेक्स्ट अगर हम देखें यूरोप एंड एशिया, तो देखो यहाँ पे ना, ये यहाँ पे यूरोप अलग है और एशिया अलग है। हियर दिस इज द यूरोप और ये एशिया। तो इन्होंने कहा है कि इनको अलग अलग ना मान के एक ही मानो। सो 1 2 और 3 4 5 एंड 6। तो इसके अकॉर्डिंग कितने मिले हमें, 6। तो यहाँ पे कितने कॉन्टिनेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं हमें, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितने थे, 5। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा अफ्रीका और यूरोप को एक ही मानो। क्या मानो, अफ्रीका और यूरोप को एक ही। चलो देखते हैं। तो यानी कि अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये पूरा क्या है, एक है, ये 2। इन्होंने कहा है कि इसको पूरा एक ही मानो, क्योंकि यहां से देखो अफ्रीका और यूरेशिया क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है।
यहाँ से आप देखोगे तो अफ्रीका एंड यूरेशिया एक दूसरे से कनेक्ट है, लैंड बाउंड्रीज जो है ये एक दूसरे से कनेक्ट है। तो हम कह सकते हैं ये पूरा एक है, 2 और ये 3 और ये 4। तो हम अगर इस तरह से काउंटिंग करें तो ये हमें 4 नजर आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो अगर हमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या करें एक साथ देखें तो टोटल हमें कॉन्टिनेंट्स कितने मिले थे, 5 मिले थे। और अगर हमने यूरोप एंड एशिया को क्या किया था, यूरोप एंड एशिया को अलग अलग ना मान के एक ही माना था, तो हमें कितने कॉन्टिनेंट्स मिले थे, 6 कॉन्टिनेंट्स मिले थे। और अगर हमने अफ्रीका यानी कि अफ्रीका और यूरेशिया इनको, क्योंकि ये एक साथ कनेक्ट है तो इसको अलग अलग ना मान के एक ही मानेंगे, तो हमें कितने मिले, 4 कॉन्टिनेंट्स मिले। तो भाई ये काउंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टिनेंट को किस तरह से काउंट करते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये अलग अलग थे। लेकिन अब मोस्ट सुइटेबल क्या है, तो हम यहाँ देखते हैं जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो सिस्टम है ना वो 7 कॉन्टिनेंट्स का है। क्या है वो 7 कॉन्टिनेंट्स का। वो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, लेट्स सी। सबसे पहले एशिया, तो ये देखिए यहाँ पे ये हमें एशिया देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फर्स्ट एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, 6 यूरोप, यहां पे यूरोप है। ठीक है, यहां पे 6 यूरोप एंड 7 ऑस्ट्रेलिया, दिस इज। तो इस तरह से अगर हम आज देखें तो आज कौन सा सिस्टम हम यूज करते हैं, तो आज अगर हम देखें तो हम यूज करते हैं ये 7 कॉन्टिनेंट का सिस्टम। आज हम जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है और इसी को हम आज के टाइम में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे काउंट द कॉन्टिनेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब हम क्या करेंगे, कॉन्टिनेंट्स को काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें 4 कॉन्टिनेंट्स की काउंटिंग्स दी गई है। ठीक है, तो वो कैसे, हम यहाँ देखें तो अफ्रीका एंड यूरेशिया को एक ही माना गया है। किसको, इसको। ये कहा गया है कि ये पूरा एक ही कॉन्टिनेंट है। लेट्स सी कि यहाँ पे एक ही हम इसको काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अमेरिका, इसको भी बोला है कि ये भी पूरा एक है क्योंकि ये यहाँ से कनेक्ट है, तो हम इसको अलग ना मान के एक ही कॉन्टिनेंट मानेंगे। तो दूसरा कॉन्टिनेंट ये हो गया। तीसरा हो गया अंटार्कटिका, तो यहाँ देखिए ये है अंटार्कटिका। फोर्थ की बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो फोर्थ क्या है, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हमें 4 कॉन्टिनेंट्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर हम 5th कॉन्टिनेंट की बात करें कि अगर हम इनको काउंट करें एज अ 5 कॉन्टिनेंट तो वो कैसे होंगे, अब हम इसको देखते हैं। अब हम इसको 5 कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग देखें तो हम देखते हैं अफ्रीका, क्या बोला है, ये है अफ्रीका। दूसरा अमेरिका, ये पूरा क्या है, अमेरिका। अंटार्कटिका, ये है अंटार्कटिका। फोर्थ अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया, कहाँ है, ये है ऑस्ट्रेलिया। और 5th अगर हम देखें ये है यूरेशिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं अगर हम इनको 4 पहले हमने 4 कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग देखा, अब हम इनको देखते हैं 5 के अकॉर्डिंग। तो 5 के अकॉर्डिंग देखें तो हमें इस तरह से क्या मिलते हैं, ये कॉन्टिनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनको देखें 6 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, 6 के अकॉर्डिंग के 6 कॉन्टिनेंट। तो अगर हम इनको काउंट करें 6 कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले अफ्रीका, फिर दूसरा देखेंगे हम अंटार्कटिका, फिर तीसरा देखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ देखेंगे हम यूरेशिया, और 5th देखेंगे हम नॉर्थ अमेरिका, एंड 6th देखेंगे हम साउथ अमेरिका। तो इस तरह से हमें क्या है, ये जो कॉन्टिनेंट है ना, ये 6 के अकॉर्डिंग हमें कुछ इस तरह से जो है कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं। अब जो 7 कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम इनको देखें, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है यानी कि जिसको हम आज देखते हैं, जिनको हम आज फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इन कॉन्टिनेंट्स को देखें तो ये किस तरह से होंगे। तो हम देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले अफ्रीका, फिर दूसरा क्या दिया है, अंटार्कटिका, ये कॉन्टिनेंट है। तीसरा अगर हम देखें एशिया, दिस इज एशिया। ठीक है, ये तीसरा कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, दिस इज 4th कॉन्टिनेंट। यूरोप, यहाँ पे है यूरोप। ठीक है, ये है हमारा 5th कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें नॉर्थ अमेरिका, ये है 6th, और साउथ अमेरिका ये है 7। तो आज हम जो देखते हैं, आज जो हम जिन कॉन्टिनेंट्स को फॉलो करते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। क्लियर है, तो ये है वो 7 कॉन्टिनेंट्स जिनके बारे में अब हम आगे और जानेंगे। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें एक सिंबल देखने के लिए मिलता है जो है ओलंपिक गेम का सिंबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये जो रिंग्स हमें यहाँ दिखाए गए हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रिंग्स है ना, ये रिप्रेजेंट करती है ये 5 इनहैबिटेड
जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो वो कौन कौन से हैं? अफ्रीका को, अमेरिका को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को और यूरोप को। तो ये जो 5 रिंग्स है ना, इन कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम इन कॉन्टिनेंट्स को देखें तो हम इनको देखते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है और कौन सा कितना छोटा है। तो सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ द स्क्वायर्स एंड नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द स्मॉलेस्ट। तो देखिए यहाँ पे मैंने काउंटिंग तो पहले से ही की हुई है, सो दैट कि ये इजी रहे और वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि इन स्क्वायर्स को यहाँ पे काउंट कीजिए और बताइए कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो नंबर हमें देखने के लिए मिल रहा है वो एशिया का, तो फर्स्ट नंबर पर हम एशिया को। आगे अगर हम देखें तो विच वन इज लार्जर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो इन्होंने कहा है कि इसमें से कौन सा बड़ा है, नॉर्थ अमेरिका बड़ा है या साउथ अमेरिका बड़ा है? ऑब्वियसली साउथ अमेरिका बड़ा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर ज्यादा है और यहाँ पे कम है। ठीक है, आगे अगर हम देखें नेक्स्ट इसने क्या कहा है, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। इन्होंने क्या कहा है, ये है अफ्रीका और यह है नॉर्थ अमेरिका। तो दोनों में से कौन बड़ा है? हमें पता है कौन बड़ा है भाई, इसके पास स्क्वायर ज्यादा है तो अफ्रीका बड़ा है। कौन सा बड़ा है? अफ्रीका, क्योंकि इसके पास स्क्वायर्स कितने हैं 30 और नॉर्थ अमेरिका के पास कितने हैं 17, तो वो तो बड़ा नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर हम देखें अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि अंटार्कटिका के पास कितने हैं 13 और ऑस्ट्रेलिया के पास कितने हैं 8, तो ऑब्वियसली कौन सा बड़ा है? अंटार्कटिका। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्क्वायर्स को काउंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो कितना बड़ा है। अब नेक्स्ट देखें अगर हम इसमें, रीकलर द डायग्राम बाय द हैविंग अ सिंगल कलर फॉर द यूरोप, यानी कि इन्होंने कहा है कि यूरोप के लिए एक सिंगल कलर यूज करना है, एंड एशिया। ठीक है, यूरोप एंड एशिया, तो यूरोप एंड एशिया के लिए अगर हम एक सिंगल देखें एंड रीनेम द रिजल्ट एज यूरेशिया। तो यानी कि इनको कहा गया कि इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को ना एक ही कलर से क्या कर दो, कलर कर दो। ठीक है, एक ही कलर कर दो इन दोनों को और इनको रीनेम कर दो। रीनेम कैसे कर दो? इनको यूरेशिया कर दो। क्या कर दो? यूरेशिया कर दो इनका नाम। ठीक है, और कंपेयर इट्स साइज विद द साउथ अमेरिका। अब अगर हम इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को मिला दें तो ये कितना हो जाएगा? ये 54 हो जाएगा। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है इसको साउथ अमेरिका के साथ कंपेयर कीजिए। तो साउथ अमेरिका ये रहा, तो साउथ अमेरिका के साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बड़ा क्या होगा? यही होगा, यूरेशिया ही बड़ा होगा। ठीक है, तो कंपेयर करना था इनका साइज किससे? साउथ अमेरिका से। तो हमने साउथ अमेरिका से कंपेयर किया तो ऑब्वियसली ये कितना 54 और ये कितना 18, तो ऑब्वियसली बड़ा कौन सा हुआ? यही हुआ, यूरेशिया। ठीक है, आगे देखें, राइट डाउन द लिस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। तो हम देखते हैं कि हमें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट के फॉर्म में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे कम नंबर किसके पास है? तो भाई ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर जो कम नजर आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर यूरोप, और तीसरा नंबर अगर हम देखें तो यह अंटार्कटिका, फोर्थ नंबर अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका, और अगर हम फिफ्थ नंबर पर देखें तो यह है साउथ अमेरिका, और अगर हम सिक्स्थ नंबर पर देखें तो वो है अफ्रीका, और अगर हम सेवंथ नंबर पर देखें तो है एशिया। तो ये हमने लगा दिया इनको इनके असेंडिंग ऑर्डर में। क्या कहा है? स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। तो हमने स्मॉलेस्ट, आप पहले स्मॉलेस्ट लिखना उसके बाद लार्जेस्ट लिखना, इस तरह से आपके क्या है ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए हमने बहुत सारी चीजों की बात की, हमने कॉन्टिनेंट्स देखे, हमने ओशंस देखे, गल्फ देखा, ठीक है, सी देखा, तो बहुत सारे ऐसे जो हम देखें बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनको भी हमने देखा, कॉन्टिनेंट्स हैं उनको भी हमने देखा। तो बहुत सारी चीजों के बारे में ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे ये जो मैप दिया है हमने इनके बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जान लिया, लेकिन कुछ चीजें इसमें रह गई। अब वो कौन सी है? ये वाली, जिसके ऊपर कोई नेम हमें नजर नहीं आ रहा फिलहाल। तो ये इस टाइप की जो चीज है वो रहेगी। आखिर इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलता है आइलैंड्स। ये क्या होता है? आइलैंड्स। तो अब हम देखेंगे आइलैंड्स के बारे में। हमने कॉन्टिनेंट्स देखे, हमने ओशंस देखे, हमने गल्फ देखा, हमने सी देखा, ठीक है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, हमने वाटर के बारे में भी देखा। लेकिन इसमें एक चीज मिस थी, जो थी ये चीज जो यहाँ पे नजर आ रही है आपको, और इनको कहा जाता है आइलैंड्स। क्या कहा जाता है? आइलैंड्स। अब हम जानेंगे आइलैंड्स के बारे में। ये देखिए आप, ये यहाँ पे आइलैंड आपको नजर आ रहा होगा और इसके चारों तरफ आपको वाटर ही वाटर नजर आ रहा है। ये वाटर ही वाटर है, ठीक है। इसके चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। यही होते हैं आइलैंड्स।
यही क्या होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, स्मॉल पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। तो हम देखते हैं एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड होता है जो चारों तरफ से किससे, पानी से घिरा हुआ होता है, उसी को आइलैंड बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें डिफरेंट आइलैंड वर्सेस कॉन्टिनेंट, यानी कि कॉन्टिनेंट और आइलैंड में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें कॉन्टिनेंट वेरी लार्ज लैंड मास, यानी कि जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो बहुत बड़ा एरिया होता है, एक तरीके से बहुत बड़ा लैंड मास होता है। और अगर हम आइलैंड की बात करें तो ये बहुत थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। और अगर हम देखें इसके चारों तरफ क्या होता है, पानी ही पानी होता है, ठीक है। और ये पानी के बीच में एक छोटा सा लैंड होता है। बोथ आर सराउंडेड बाय द वाटर बट साइज मेक्स द डिफरेंस, ठीक है। यानी कि कॉन्टिनेंट के आसपास भी वाटर ही होता है और आइलैंड के पास भी क्या होता है, पानी, चारों तरफ पानी ही पानी होता है। लेकिन इनको डिफरेंट क्या बनाता है भाई, ये थोड़े बहुत छोटे होते हैं और जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर ऑफ आइलैंड्स की बात करें तो कितने होते हैं, लैक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स जो है वो हमें अर्थ के ऊपर नजर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भाई ये वेरी करता है साइज एंड शेप के ऊपर, यानी शेप एंड साइज में ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये लैक्स एंड थाउजेंड्स के नंबर्स में हमें क्या है, अर्थ के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर इनके की पॉइंट्स की बात करें, आइलैंड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्टिनेंट, यानी कि ये जो आइलैंड्स होते हैं ना इनको हम कॉन्टिनेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करते, ये अलग से हैं, ठीक है। ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, ये ओशन, सी और लेक्स के आसपास मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, ये हमें सी के पास मिलेंगे, ये हमें ओशंस के पास मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये आसपास हमें उनके मिलते हैं। आगे देखें, आगे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ दिया है हमें आइलैंड्स एंड इंडियाज कंट्रीब्यूशन। तो हम देखेंगे आइलैंड के बारे में और इंडिया का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में देखेंगे। तो अगर हम देखें लार्जेस्ट आइलैंड के बारे में, ठीक है, तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड, वो ये है ग्रीनलैंड, ठीक है, ये है ग्रीनलैंड, यही है ग्रीनलैंड, ठीक है। जिसको लेकर अभी क्या है, अमेरिका लड़ाई भी कर रहा है, झगड़ा भी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, वो इसी के लिए कर रहा है, ठीक है, ग्रीनलैंड के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो आइलैंड्स कंट्रीब्यूशन, लार्जेस्ट आइलैंड, अगर हम लार्जेस्ट आइलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड, कौन सा है, ग्रीनलैंड है, ठीक है। अगर हम देखें तो लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा है, वो ग्रीन आइलैंड है, ठीक है। वेरी ह्यूज, यानी कि बहुत बड़ा है। साइज, यानी कि 10 लार्जेस्ट इंडियन स्टेट्स कंबाइंड, यानी कि हम भारत के 10 स्टेट को अगर कंबाइंड कर दें तब जाकर ये जो ग्रीनलैंड है ये बनेगा। तो देखिए कितना बड़ा है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें आइलैंड ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में कितने आइलैंड है और कितने उनके नंबर्स हैं वो देखते हैं। तो अगर हम देखें इंडिया हैज अ 1300 प्लस आइलैंड्स, यानी कि इंडिया के पास कितने, इंडिया के खुद के 1300 प्लस आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो 2 मेजर आइलैंड्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, तो पहला है अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा अगर हम देखें लक्षद्वीप आइलैंड, तो ये कहाँ मिलता है, ये अरेबियन सी में। तो आप यहाँ देख सकते हो ये है लक्षद्वीप, यानी कि अरेबियन सी में, और बे ऑफ बंगाल में हम देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार। तो ये जो बॉक्स में आपको नजर आ रहा है ये क्या है, इंडिया के आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये कितने हैं, 1300 प्लस, टोटल कितने हैं, 1300 प्लस आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर अंटार्कटिका एंड इंडिया, तो अगर हम बात करें अंटार्कटिका एंड इंडिया की, तो हम देखते हैं जो अंटार्कटिका है ना ये बहुत ही कोल्ड रीजन है। कैसा है, बहुत ही कोल्ड रीजन, यानी कि बहुत ही कोल्ड कॉन्टिनेंट है जहां पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ठंडा एरिया है, नो वन कैन सर्वाइव देयर इजीली। ओके, सो अगर हम देखें, अगर हम एक्सप्लोर करें तो हम क्या करते हैं, हम अगर कुछ भी एक्सप्लोर करते हैं वहां पे जाके तो हम किसके अंडर करते हैं, तो हम देखते हैं इंडियन अंटार्कटिका एक प्रोग्राम है उसके अंडर जाके, यानी कि उसके अंडर हम क्या करते हैं, अंटार्कटिका में जाके कुछ भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट अगर हम देखें इंडियाज रिसर्च स्टेशन की बात करें तो वो भी हमें वहां देखने के लिए मिलता है। अगर हम इंडिया का फर्स्ट स्टेशन देखें जो वहां पे स्टैब्लिश किया गया था तो वो कौन सा था, वो था दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है, ये याद रखना, दक्षिणी गंगोत्री जो 1983 में वहां पे स्टैब्लिश, यानी कि वहां पे लगाया गया था ताकि क्या कर सके, वहां पे कुछ भी एक्सप्लोर कर सके।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसके बाद भी यहाँ पे 2 और रिसर्च स्टेशन जो थे वो इंडिया ने क्या किए थे, लगाए हैं, स्टैब्लिश किए। तो आप मुझे बताना वो 2 कौन से हमारे इंडियन रिसर्च स्टेशन हैं जो वहां पे लगाए गए हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। आगे अगर हम यहाँ देखें तो रिसर्च वर्ग जो है उसके बारे में देखते हैं। अराउंड 40 टीम्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट हैव द वर्क देयर, यानी कि जो इंडिया की 40 इंडियन साइंटिस्ट जो है वो उसकी टीम वहां जाती है और वहां जाके क्या करती है, एक्सप्लोर करती है, वहां जाके वर्क करती है। फोकस यानी कि स्टडी फोकस, यानी कि किस चीज के बारे में वहां पे जाके स्टडी जो है साइंटिस्ट करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं तो वो क्लाइमेट के बारे में, जो कि वहां पे क्लाइमेट चेंज किस तरह से होता है, क्लाइमेट के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एनवायरमेंट के बारे में, किसके बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, यानी कि वहां का जो एनवायरमेंट है उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें लाइफ इन अंटार्कटिका, तो वो कैसी है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जो अगर हम वहां पे देखें रिसर्च स्टेशन जो दिए गए हैं, हैविंग वहां पे कुछ फैसिलिटीज दी गई हैं। ठीक है, वहां पे कुछ उनको फैसिलिटीज दी गई हैं जिस वजह से वहां पे वो साइंटिस्ट रह के इजीली क्या कर सकते हैं, कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ भी वहां पे रह के स्टडी कर सकते हैं। वहां पे लाइब्रेरीज एंड पोस्ट ऑफिस वहां पे दिए गए हैं सो दैट कि ये लोग वहां पे इजीली क्या कर सके, स्टडी कर सकें। क्लियर है। ये था ओवरऑल किसके बारे में, इंडिया और आइसलैंड और अंटार्कटिका के बारे में। आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन, यानी ओशन हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं भाई ओशन हमारे लिए, चलिए देखते हैं। तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन, यानी जो ओशन है वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, भाई ये भी जानना बहुत जरूरी है। ओशन एंड कॉन्टिनेंट असेंशियल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, भाई चाहे वो ओशन हो या कॉन्टिनेंट हो, दोनों ही हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी पार्ट हैं। ठीक है। अफेक्ट डेली लाइफ, क्लाइमेट एंड लिविंग बींग्स, क्यों, क्योंकि इसी से क्या होता है, हमारी जो लाइफ है वो अफेक्ट होती है, क्लाइमेट अफेक्ट होता है। ठीक है। और जो हमारे लिविंग बींग्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। वो कैसे, देखिए क्लाइमेट है, बारिश होगी किसकी वजह से होगी भाई, ओशंस में, ओशन की वजह से होगी, है ना। तो अगर हम आगे देखें तो रोल इन वाटर साइकिल, तो सबसे बड़ा जो रोल है ना ओशन का वो किसमें, वो वाटर साइकिल में है। ओशन प्रोवाइड रेनफॉल, क्योंकि हमें पता है जो ओशन है वहां पे क्या होता है, यानी कि जहां पे ज्यादा पानी हमें देखने के लिए मिलेगा, जहां पे ज्यादा पानी देखने के लिए मिलेगा वहां पे ज्यादा बादल बनेंगे, और अगर ज्यादा बादल बनेंगे तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा बारिश होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ओशन है वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, वो रेनफॉल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, रेनफॉल वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें विदाउट ओशन, यानी कि अगर ओशन नहीं होंगे तो क्या होगा भाई, अगर ओशन नहीं होंगे तो कोई रेन ही नहीं होगी, अगर रेन ही नहीं होगी तो अर्थ कैसा हो जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीजन प्रोडक्शन की बात करें तो हम देखते हैं ओशन प्रोड्यूस मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन, यानी कि अगर हम ऑक्सीजन देखें तो जो ओशन है वो कितनी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ओशन होते हैं ना वो पूरे वर्ल्ड का 50%, कितना, वर्ल्ड में 50% जो है वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ड्यू टू द मैराइन प्लांट, यानी कि क्यों, किस तरह से, क्योंकि वहां पे मैरिन प्लांट यानी कि मैराइन प्लांट वहां पे हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो एक्वेटिक यानी कि पानी के अंदर जो प्लांट होते हैं उनकी वजह से क्या होती है, वहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। लाइक जैसे कि एल्गी देखने के लिए मिलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन देखने के लिए मिलते हैं, जो क्या करते हैं, एक तरीके से हमें ऑक्सीजन को बढ़ाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा जाता है, यानी कि जो ओशन होते हैं ना उनको क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट। ओशंस को क्या कहा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यानी कि ओशंस क्या होता है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार वाला क्वेश्चन है, आप इसको स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि जो ओशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं लंग्स ऑफ द प्लैनेट। गॉट इट। आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें क्लाइमेट कंट्रोल, भाई ओशन जो होते हैं ना वो क्लाइमेट कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। वो कैसे, ओशन हेल्प टू रेगुलेट अर्थ क्लाइमेट, यानी कि अर्थ का जो क्लाइमेट होता है ना उसको रेगुलेट करने में ओशन बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट मेंटेन द टेम्परेचर एंड बैलेंस। ठीक है, हम देखते हैं जो टेम्परेचर होता है ना अर्थ का उसको बैलेंस रखने का काम, ठीक है, वो कौन करता है, और उसको मेंटेन रखने का काम कौन करते हैं, ओशन करते हैं, क्लाइमेट। ठीक है, जो जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। क्लियर है। आगे अगर हम देखें ह्यूमन यूजेस ऑफ
ओशन। तो यानी कि ह्यूमन के लिए जो ओशन है वो किस तरह से रिलेट करते हैं, तो सबसे पहला हम माइग्रेशन करते हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं हम कहाँ से, ओशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, हम माइग्रेशन कर सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट भी करते हैं भाई, एक देश से दूसरी देश जो सामान लेके जाते हैं वो कैसे जाते हैं, वो हम ओशंस के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। अभी जो गैस का क्राइसिस आ रहा है, यू कैन सी कि हमारे आसपास हमें गैस का क्राइसिस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। क्या है, क्योंकि ओशंस के थ्रू क्या है, जहाजों को आने ही नहीं दिया जा रहा, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गैस का क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर थर्ड की बात करें तो मिलिट्री एक्टिविटीज जो है वो भी ओशंस में क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती हैं। फोर्थ अगर हम देखें तो यहाँ पे फिशिंग भी की जाती है, जो फूड का बहुत बड़ा सोर्स है। क्या है, फूड का बहुत बड़ा सोर्स हमें देखने को मिलता है। फिफ्थ की बात करें तो कल्चरल इंपॉर्टेंस, यानी कि जो ओशन होता है ना वो हमारी कल्चरल यानी कि हमारी संस्कृति से भी बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोस्टल पीपल हैव द, हम क्या कहते हैं, जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं ना उनकी अपनी स्टोरीज और अपने लीजेंड्स होते हैं, ठीक है। और जो क्या करते हैं, सी को गॉड्स के फॉर्म में लेते हैं, यानी कि जो सी होता है ना, यानी कि जो सागर होते हैं उनको बोलते हैं कि ये हमारे भगवान है। क्या है, हमारे भगवान, यानी भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स मानते हैं, कुछ उनको ट्रीजर्स मानते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें ओशन तो बोथ डेंजर एंड ब्लेसिंग, यानी कि अगर हम ओशन की बात करें तो जो ओशन होते हैं वो हमारे लिए डेंजर तो होते हैं। आपने देखा होगा ना किस तरह से सुनामी आई, फ्लड आए, ठीक है, अर्थक्वेक आई, तो भाई ओशन अगर हम देखें तो भाई वो हमारे लिए क्या है, डेंजर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी है, क्योंकि भाई बारिश तो उसी की वजह से आती है, ठीक है। वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी है क्योंकि वो बारिश लेकर आते हैं, बारिश लेकर आएंगे तो भाई खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो हमारे लिए फायदा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं ओशन का रोल। नेक्स्ट थ्रेड्स टू ओशन, यानी कि ओशंस के लिए कौन से थ्रेड्स जो है वो हमें नजर आते हैं। तो यू कैन सी के सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस भी किया था प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन एक ऐसा थ्रेड है ना, यू नो कि जो फिशर्स होते हैं ना, जो फिशिंग करते हैं वो क्या करते हैं, अब जब उनका नेट खराब हो जाता है तो ऐसे ही क्या करते हैं, समुद्र में, सी में, ओशन में ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स, वो क्या होता है उसमें फंस जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। या फिर कुछ प्लास्टिक उसमें बहुत सालों तक पड़ी रहती है, जो क्या होते हैं धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, छोटे छोटे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उनको खा लेते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, जिस वजह से उनकी जान चली जाती है। तो हम ये देखते हैं जो प्लास्टिक है ना वो बहुत बड़ा जो है वो थ्रेड है, किसके लिए, ओशन एनिमल्स जो है उसके लिए, ओशन के लिए, ठीक है। मिलियंस ऑफ टन्स डम्प्ड एवरी ईयर, यानी कि अगर हम देखें मिलियंस ऑफ जो प्लास्टिक है ना वो ओशन में थ्रो कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अदर टाइप ऑफ पॉल्यूशन की बात करें तो हम देखते हैं उसमें ओवर फिशिंग, ठीक है। ओवर फिशिंग, एक्सेस ऑफ फिशिंग, यानी कि बहुत ज्यादा क्या है, फिशिंग की जाती है, बहुत ज्यादा वहां से एक्वेटिक एनिमल्स को निकाल लिया जाता है, जिस वजह से क्या है, ये भी एक थ्रेट है किसके लिए, इफेक्ट देखिए हार्म टू द मैरिन लाइफ, यानी कि मैरिन लाइफ जो होती है ना उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, किससे, इन सारे पॉल्यूशन से, यानी कि डिस्टर्ब द मैरिन इकोसिस्टम, जो मैरिन इकोसिस्टम होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और डिक्लाइन कर देता है, क्या, बायोडाइवर्सिटी कंप्लीटली वहां से क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत है ये, एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है एनवायरमेंट के लिए। अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, एज अ ह्यूमन हम किस तरह से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, ज्यादातर तो हम ही रिस्पॉन्सिबल है ना इसके लिए। तो हमें करना क्या है, तो प्रोटेक्ट द ओशन, यानी कि हमें क्या करना है, ओशन को प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, सो दैट कि जो मैरिन लाइफ है उसको बचाया जा सके, उनके इकोसिस्टम को बचाया जा सके, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाया जा सके। अगर हम देखें तो फ्यूचर जनरेशन, यानी कि भाई हमारी फ्यूचर जनरेशन भी ओशंस को देख सके, उनकी जो क्लीननेस है, उनका जो एक तरीके से एनवायरमेंट को लेकर उनका जो रोल है उसको देख सके, तो भाई फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बचाना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर अगर हम अपनी लाइफ को सस्टेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें ओशंस को बचाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओशंस को बचाना पड़ेगा। क्लियर है। आगे हमारा सेशन यूजफुल लगा सो प्लीज आप हमारे सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।